नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप घर में सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और कहना चाहिए कि अपने आप को सेफ रख रहे होंगे, क्योंकि अब जो आने वाला समय है, डरने की जरूरत तो नहीं है लेकिन लापरवाह होने की जरूरत भी नहीं है। बहुत जरूरी है अपने आप को सेफ रखना। कई सारी चीजें आपको आदत डालनी पड़ेंगी, है ना। पहले तो ये कि ज्यादातर आप क्लासेस ऑनलाइन होंगी और शायद जैसा आदेश होगा, बाकी वैसे फिलहाल लेकिन मुझे जो लगता है वो यही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी आने वाले समय में और वही मजेदार भी होगा। दूसरा कि आप अपना आदतें बदल लें, चीजों को छूना बंद कर दें, टच करना। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जो तापमान लेना है और देना है तो कैसे उसको बिना टच करे हम नाप सकते हैं, आजकल जैसे कि टीवी में आप देख भी रहे होंगे। खैर चलिए वो अगले टॉपिक में बात करें। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, जो तीसरा टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक इससे पहले हो चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा वस्त्र। वस्त्र क्या है, इसका नाम, पार्ट का नाम रखा गया है रेशों से वस्त्र तक। यानी कि जो रेसे हैं उससे वस्त्र कैसे बनते हैं, यानी कि ताना बाना, धागा कैसे बनता है और धागे से फिर वस्त्र कैसे बनते हैं। कुछ वीडियो भी मैं उसमें दिखाऊंगा। जैसे ऊन है, भेड़ से ऊन लेते हैं और फिर गर्म वस्त्र बनाते हैं। पश्मीना है जो पहले कश्मीर का नाम होता था, लेकिन सच्चाई ये है कि लेह लद्दाख अब आप कहना चाहिए एक अलग केंद्र शासित, अलग ही टेरिटोरी, राज्य बन गया है। तो लेह लद्दाख का है पश्मीना और नाम किसका होता था? कश्मीर का। तो कश्मीर में उसकी मार्केटिंग होती थी, इसलिए दुनिया ये जानती थी कि कश्मीर का है पश्मीना। सच्चाई ये है कि वो लेह लद्दाख की भेड़ है, बहुत ही माइनस टेम्परेचर में रहती है और वहां से वो उसकी जो बाल है भेड़ों के वो उतार के जो लाते थे, उससे वो पश्मीना बनता था। खैर ये सब चीजें हैं। जो रेसे हैं कई तरीके से निकाले जाते हैं। कपास से रेसा निकलता है तो आपका कपड़ा बनता है, जिसे हम ताना बाना बुन के, ताना और बाना इस तरह से बन के आपका ये कपड़ा, जो शर्ट बनती है, ये भी ताना बाना और धागों से बनती है। आजकल वैसे तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए आर्टिफिशियल धागे बनने लगे हैं, लेकिन जैसे कि पतंग का मांझा भी आर्टिफिशियल धागा ही है। आजकल जो बन रहा है वो खतरनाक है और अब तो उसे बैन कर दिया गया है कि पतंग का मांझा नहीं बनाया गया। पहले बरेली में बनता था, अब वहां पर भी बैन हो चुका है, यानी कि देश के अंदर पतंग का मांझा इस तरह से नहीं बनता। खैर इन सब चीजों के अलावा भेड़ की से ऊन कैसे निकाले जाते हैं और कैसे उसका रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उसी प्रकार से रेशम सेरिकल्चर जो होती है उसमें कैसे ककून, तितली से ककून बनता है और ककून से कैसे वो लेता है। तो तितली कैसे निकलती है ककून से बाहर, ये भी एक बड़े मजेदार है। वो एक मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। और फिर खुड्डी में हाथ से जो महिलाएं अपनी धागा से बड़ी फेमस साड़ियां बनाती हैं, चाहे वो बनारस की हो चाहे वो केरल की हो, जो कि साड़ियां केरल की भी कपड़ा बहुत ही कहना चाहिए पॉपुलर है। तो वहां का भी वीडियो शायद मेरे पास अगर होगा तो मैं भी आपको दिखाता हूं। तो इस प्रकार से रेसे से कपड़ा कैसे बनता है, इस पर पूरी चर्चा होगी। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। पहले पाठ पे चलें तो रेशों से वस्त्र तक। कहना चाहिए कि हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे हैं। फिर फाइबर के बारे में पढ़ा आपने होगा, जैसे कि कपास एक होता था, गांव में खेती होती थी कपास की, और फिर उसके बाद में धागा, गांधी जी ने अपना चरखा चलाया और इस प्रकार से उससे धागा बनाया जिससे कपड़े बनते थे। लेकिन अब जातव रेशे, ऊन और रेशम की रेशों की बात करेंगे। इस पाठ में हम जो बात करेंगे दो चीजों की बात करेंगे। एक तो ऊन यानी कि भेड़ों से या कहना चाहिए ऊंट से मिलने वाला ऊन की बात करेंगे। जैसे भेड़ है, भेड़ से भी ऊन मिलती है और भेड़ से ऊन मिलने के बाद में भेड़ के अलावा याक से मिलती है, जो बेसिकली जो ऊन है तिब्बत में याक से मिलती है। ये देखिए याक है, ये याक से मिलती है। और पहाड़ी जो अंगोरा बकरी है, बकरियों से भी उसका जो ऊन है वो निकाला जाता है। ये जो है जिससे अलग अलग प्रकार के पश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं।
पहले जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन अब जो है ये कहना चाहिए लेह लद्दाख का हिस्सा है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें ऊंट की, तो ऊंट से भी कुछ प्रकार के ऊंट हैं जिनके बालों से भी बनाया जाता है। और ये लामा, एल्पैका जो अलग अलग दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ चीजें हैं जिनसे भी ये एकत्र किए जा सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। इस प्रकार से कुछ एक्टिविटी करेंगे, मजेदार बनेगा। और कैसे इसको उसकी गुणवत्ता की बात करें तो अलग अलग नस्ल के लोगों के प्रजाति के हिसाब से उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करें कि भेड़ के कौन सी भेड़ से और कौन से पहाड़ी इलाके की वो भेड़ है। जैसे लोही भेड़ है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है। कहाँ से देती है? राजस्थान और पंजाब से। और उसके अलावा रामपुर और बुसायर से भी ये भेड़ ऊन देती है, भूरी ऊन देती है। और ये कहती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से। गोलचे की ऊन आती है राजस्थान और हरियाणा, पंजाब से। ऊनी शॉल से आती है। और इस प्रकार से इस तरीके से अलग अलग है। मोटी गुजरात से आती है। यानी कि ऊनी शॉल के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, जबकि सच्चाई है कि अब उसकी जगह पर लेह लद्दाख लिखा जाएगा। आती वहां से है, अब मार्केटिंग उसकी कश्मीर करता है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर का उसको नाम दिया जाता है। हौजरी के लिए और मोटी रुखसून के लिए गुजरात उसके लिए फेमस है। चलिए उसके बाद में फिर अब बात आती है कि इसका रेशा कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से इसका भेड़ की पहले कटाई होती है और भेड़ों का ऊन उतारा जाता है। उसके बाद में मशीन द्वारा उसको उबाला जाता है, टंकियों में अभिमार्जन कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद अभिमार्जन करने के बाद आपको ये जो है ये देखिए, फिर मशीन से अभिमार्जन करके उबालने के बाद में फिर उसका धागा निकाला जाता है। और फिर धागे से ये देखिए, ये तेजी से भाग रहा है, ऊन का धागा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 चरण है जो आप देख रहे हैं। पहले कटाई हुई, फिर जो है उसे उबाला गया, फिर उसके बाद धागा बना और उसको लेसेस के रूप में बनाया गया, फिर उसके बाद काट के धागा बन गया उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धागा आपका बन गया। अब बात आती है कि अब ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जो भेड़ बकरियां पालते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा यही है। उसके बाद लेकिन उसकी जो छटाई करने का काम है बहुत जोखिम वाला है। कभी कभी इसमें एक जीवाणु द्वारा संक्रमण भी हो जाता है जो एक घातक रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। आजकल देख रहे हैं आप कोरोना वायरस और दुनिया भर के वायरस आते हैं, तो इसी प्रकार से इन उद्योगों के कारीगरों को भी इस तरह के वायरस से प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो ज्यादातर अधिकतर मर जाते हैं। खैर ये चरण है आपके कि किस तरीके से इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कैसे कैसे चरण से आप अपने धागा रेशा बनाते हैं, रेशे से फिर उसको वो करते हैं। ये तितली की बात करें हम, फिर हम रेशम की बात करें तो रेशम में सबसे पहले एक ककून होता है और ज्यादातर आँखा जो होता है, आंखें के पेड़ पर ये लगता है, एक ककून बनाता है। सहतूत पे भी होता है, सहतूत पर होता है, आंखें पे भी तितली बनती है। और सहतूत के अंदर फिर वो जो रेशम का कीट है वो अपने आप को बंद कर लेता है और वो एक ककून बन के वो अपने आप को उसको उबाल लिया जाता है। उसके बाद उस ककून का धागा निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रेशम भी कई प्रकार का होता है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। मजेदार है इसका ककून से रेशम तक धागा बनने की प्रक्रिया, जैसे कि इस चित्र में भी आपको दिखाई गई है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर आपके क्या क्या आपने सीखा और रेशम की खोज कहाँ हुई, आइए जरा से इसे पढ़ भी लें, समझ भी लें। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उस उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता चला। कहा जाता है कि सम्राज्ञी ने कहा कि सफेद कृमि सहतूत को पत्तियां खा रहे थे, मतलब वो जो कीड़े थे वो पत्तियों को खा रहे थे। तो वो उन्होंने यह भी देखा कि कृमि मतलब जो कीड़ा है चमकदार कोकून बुन लेते हैं अपने, वो जो कीड़ा अपने चारों तरफ एक ककून का एक लेप लगा देता है, उसके अंदर वो बंद हो जाता है। संयोग से ककून उनके चाय के प्याले में गिर गया और ककून धागों का गुच्छा अलग अलग हो गया, यानी उससे धागे बन गए। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ। बहुत सारे धंधे हैं जो चीन से आरंभ हुए हैं।
सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी किया गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य प्रदेशों में प्रचारित किया और आजकल हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में और कहना चाहिए आसाम के अंदर अलग प्रकार का रेशम होता है, बेंगलोर में और कर्नाटक में अलग प्रकार का रेशम होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का रेशम, सेरिकल्चर है, कई प्रकार के उसमें रेशम है। तो वो बाद में पढ़ेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये, और फिर उसके बाद में ये जो सवाल है, ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। ये मैं आपको पीडीएफ फाइल आपको भेज दे रहा हूं, और उसके बाद इन सवालों को अपनी कॉपी में उतारेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे। साथ में पहले 2 का आपने क्या किया है ये भी सब बता दे यहाँ नीचे कि मैंने पहले 2 पार्ट तक का कहाँ तक का काम कर लिया है। चलिए, तो अब आपको ये काम दे दिया गया है और ये जो सवाल है इनको आप हल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और जो समझ में नहीं आता है तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा।